हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एएस एकेडमी। और आज हम नई वीडियो के साथ आ गए हैं आपके सामने। और हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे बैलेंस करनी है इक्वेशन को, और हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप अपनी वीडियो सेकंड में पढ़ ली थी, जो कि पार्ट 2 है। ठीक है, आज हम दो टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके हैं कौन कौन से, कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके। अब हम पढ़ेंगे, हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो क्या आपने ऑब्जर्व कभी किया है ऑक्सीडेशन का इफेक्ट रिएक्शन का अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर? तो इसका हम दो टॉपिक पढ़ेंगे इसके आंसर जानने के लिए। पहला है कोरोजन, जिसे हम हिंदी भाषा में संसारण कहते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आपने देखा होगा कि जब नई होती है कोई भी आयरन आर्टिकल्स तो शाइनी होती है, चमकदार होती है, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम्स। लेकिन अगर कुछ देर के लिए इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो ये क्या करती हैं, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर अपने ऊपर कोट कर लेती हैं। देखा भी होगा हम लोगों ने तो ये सब। तो ये प्रोसेस कॉमनली क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन किसे कहते हैं। ठीक है, ये इधर से आप टिक करेंगे इसके लिए। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। वो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, जिसके अंदर हम आयरन आर्टिकल, शुरू में तो वो नया जब होता है तब शाइनी होता है, लेकिन क्या होता है, वो पाउडर फॉर्म के अंदर, रेडिश ब्राउन पाउडर के अंदर हो जाता है जब उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, तो वो कोटिंग बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम आगे आते हैं। आगे इसके अंदर बोला है कि हैव यू, इसके अंदर लिखा है कुछ अदर एलिमेंट भी होते हैं, कुछ अदर मेटल्स भी होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, टार्निश, मतलब खराब हो जाते हैं। ठीक है, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने कभी देखा है, नोटिस किया है कि सिल्वर और कॉपर के जो होती है उसमें भी कोटिंग लग जाती है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर। कब होता है ये, जब एक मेटल कुछ सब्सटेंसेस के द्वारा अटैक किया जाता है। कौन कौन से, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड्स हो गए, अगर इससे रिएक्ट कर जाता है कोई भी मेटल तो वो कोरोड हो जाता है। ठीक है, जिसको एक भाषा के अंदर हम कोरोजन कहते हैं, जिसे संसारण कहा जाता है। तो जब ये कोरोड हो जाता है, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज या कॉल्ड कोरोजन। तो समझ आया, जब भी कोई मेटल कुछ सब्सटेंस के रिएक्ट में आता है, ठीक है, कौन कौन से रिएक्ट करेंगे, या तो फिर मॉइस्चर, नमी हो, उससे संपर्क में आए, रिएक्ट करे, या एसिड के रिएक्ट करे कोई भी मेटल, तो वो कहलाता है आपका कोरोजन। उस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं, और उस आपका जो आपका मेटल हुआ है वो कोरोड हो जाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कि रस्टिंग ऑफ आयरन किसे कहते हैं, और आपने पढ़ लिया कि कोरोजन प्रोसेस किसे कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन कोरोजन, तो आप बोलोगे व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज द मॉइस्चर एंड एसिड्स, तो आप उसको बोलेंगे वो कोरोड हो गया। और इस प्रक्रिया को, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। अब इसमें आगे लिखा है कि ब्लैक कोटिंग जो होती है सिल्वर की, और ग्रीन कोटिंग कॉपर पर होती है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। आगे आते हैं, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। अब कोरोजन के लिए क्या क्या है, 2 मिनट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि किस कहाँ कहाँ पर कोरोजन होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर लिखा है कोरोजन की वजह से क्या क्या होता है, तो हमें कारण भी पता होना चाहिए ना कि कोरोजन कहाँ कहाँ होता है। तो कोरोजन जो होता है वो कार बॉडीज को डैमेज करता है, पुल वगैरह जो होते हैं, ब्रिजेस, उनको करता है। आयरन की रेलिंग जो होती है, घरों में लगी होती है रेलिंग, या कहीं पर भी लगी हो, उसको आयरन की होनी चाहिए। और शिप हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मेटल से अगर बना है, तो वो आपके क्या होंगे, कोरोड होंगे, और उस पूरी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पर कोरोड होता है आयरन, या कोई भी मेटल कोरोड कहाँ होता है, तो वो होता है कार बॉडीज पर, ब्रिजेस पर, आयरन रेलिंग पर, शिप में, और सारे ऑब्जेक्ट जो कि मेटल से बने होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ये किस में देखा जाता है, आयरन में, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। अब कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये हकीकत में क्या है, बहुत ही खतरनाक एक प्रॉब्लम है। ठीक है, एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। अब इसके अंदर बोला गया है, ये फैक्ट बताया गया है, फैक्ट है ये आपका, कि हर साल क्या होता है, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग पैसा खर्च करते हैं किसमें, आयरन की रिप्लेसमेंट करवाने में। कि आयरन की अलमीरा ख़राब हो गई, उसको रिप्लेस करवा दिया, आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ख़राब हो गया वो, तो उसको चेंज करवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे आपका
यू विल लर्न अबाउट कोरोजन इन चैप्टर थर्ड। अब हम जो चैप्टर थर्ड अब जब हम देखेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा बताएंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर के अंदर आपको क्या याद रखने वाली बातें हैं कि कोरोजन की डेफिनेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे कहते हैं, एग्जाम्पल इसको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर आपकी कोरोजन होता है। आगे आते हैं रेंसिडिटी, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद है रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल डेट। अब रेंसिडिटी आ गया, रेंसिडिटी एक नया टॉपिक है। रेंसिडिटी को हम अगर हिंदी भाषा में बोलें, हिंदी की बुकों में जो लिखा होता है वो होता है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि आपने कभी टेस्ट किया है, या जो भी ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल होता है अगर कुछ देर के लिए रखे छोड़ दिए जाए, ठीक है, 1-2 घंटे नहीं, अगर कुछ समय के लिए, यानी कि एक लार्ज पीरियड के अंदर अगर ऐसी खुले में छोड़ दिए जाएं तो वो स्मेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होता है और ये रेंसिड हो जाता है, और जो इसकी स्मेल है और टेस्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यूजुअली ये सब्सटेंस जो होते हैं विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड। यानी कि क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि फूड के अंदर हम मिलाए जाते हैं फैट और ऑयल कंटेनिंग के लिए। जैसे कि आपको देखा जाए कि हम फूड को बचाने के लिए क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या हो, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो है वो स्लो हो जाए, ठीक है। आपने कब, क्या आप लोग जानते हो, इसमें क्वेश्चन पूछा, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या आप जानते हैं कि चिप्स के पैकेट जो होते हैं उसको नाइट्रोजन गैस से फ्लश क्यों किया जाता है, भरा क्यों जाता है? चिप्स के पैकेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गैस से फ्लफी होते हैं ना, तो वो इसके वजह से होते हैं ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। और नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस होती है, और अनरिएक्टिव गैस के कारण क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये चैप्टर के अंदर हमने पढ़ लिया, ये है व्हाट यू हैव लर्नड के कंप्लीट। इसके अंदर देखते हैं जल्दी से क्या हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा। एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक रिएक्टेंट को, जो कि LHS साइड होता है, प्रोडक्ट को जो कि राइट हैंड साइड होता है, और इसकी कोई फिजिकल स्टेट सिंबल की फॉर्म में होती है। एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस सो दैट, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन को हमेशा ज़रूरी है, मस्ट यूज़ किया गया है, मस्ट मतलब बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है बैलेंस करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट में यही बताया गया। और क्यों करना जरूरी है, क्वेश्चन आता है व्हाई केमिकल इक्वेशन बीज बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना चाहिए ताकि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दोनों साइड पर वो सेम हो, रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी। फिर तीसरा पॉइंट बोला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इधर से आप अच्छे से देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया था A+B क्या बनाता है, C। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस यानी कि 2 और मोर सब्सटेंस जब कंबाइन करते हैं एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बताया था, जब एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके 2 या 2 से ज़्यादा बनाए तो वो क्या कहलाता था, डिकम्पोजिशन। तो यही लिखा हुआ है, अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस। अब तीसरा आता है रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो रह गया, इस टॉपिक में इधर ही बता देता हूँ। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, एक्सोथर्मिक के अंदर जब हीट क्या की जाती है, रिएक्शन बनाया जाता है हीट का प्रोडक्ट के साथ, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद ठीक है, तो जब इसके अंदर क्या किया जाएगा, हीट रिलीज होगी तो वो आती है एक्सो। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, जब रिलीज एनर्जी यानी कि क्या होगा, हीट जब रिलीज होगी तो वो एक्सोथर्मिक, और हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो उसको कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। इसके क्वेश्चन जब करवाए जाएंगे तब बता दिया जाएगा। अब लिखा है इसके अंदर, जब एक एलिमेंट when an element displays another element from its compound displacement reaction, जिसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब भी एक एलिमेंट एक हाईएस्ट, क्या बोला जाता है, एक हाई रिएक्टिव मेटल जब डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ये तो बताया था। अब आते हैं आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब दो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज करते हैं या आयंस चेंज होती है, बताया था आयंस जब शिफ्टिंग होती है आयंस की, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाती है।
ठीक है। फिर है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। और इसके अंदर फिर लास्ट में लिखा हुआ है रिएक्शन आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। रिएक्शन के अंदर गेन भी होता है और लॉस भी होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का भी होता है। मैंने सिंपल भाषा में बताया आपको। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या बताया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। और इन दोनों ही रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। किसको, रिडॉक्स रिएक्शन इज द बोथ, रिडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम अच्छे से इस चैप्टर को देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है उसको देखेंगे, कैसे क्या होते हैं, मेन जो है आपके उसको करवा दिया जाएगा, ठीक है। और पीछे की जितनी भी वीडियोस हैं उसको सभी को देखें, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। कोई भी टॉपिक को स्किप ना करें क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब सब्सक्राइब करना ना भूलें पूरे चैनल को। मैं इसलिए स्टार्टिंग में आपको नहीं बोलता सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह वीडियो को, इसलिए ताकि डिस्टर्ब होगा, इसीलिए लास्ट में बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।